हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नई फेसलिफ्ट ब्रेजा 2026 के अंदर, जो जस्ट अभी जुलाई में लॉन्च हो गई है, जुलाई एंडिंग में। एक्चुअली मैंने 2 से 3 महीने पहले लगभग एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नई जो फेसलिफ्ट ब्रेजा आएगी 2026 में, उसमें क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या कुछ चेंजेस होंगे। कुछ एक आधा चीज़ों को मैं छोड़ दूं तो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी उस वीडियो में सारी एज इट इज़ हुई हैं, और वही मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं नई वाली फेसलिफ्ट ब्रेजा में और क्या कुछ कमियां रह गई हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। प्राइस वगैरह के बारे में भी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि क्या प्राइस रखे गए हैं और क्या बाकी चीज़ें, क्लेम माइलेज वगैरह में कितना बदलाव आया है यहाँ पे। बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। देखिए, जो बड़े बदलाव हुए हैं वो बताने से पहले जो गाड़ी में सबसे पहली चीज़ देखने पे आपको दिख जाती है, एक उसके लुक्स, डिज़ाइन वगैरह, उसकी एक बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ उसमें चेंजेस हुए हैं। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में ही वैसा बता दिया था कि गाड़ी के अंदर हमें कोई भी मेजर चेंजेस लुक्स, डिज़ाइन को लेकर देखने को नहीं मिलेंगे। गाड़ी 90% से ज़्यादा पहले जैसी ही दिखती है अभी भी। बस वही कुछ कॉस्मेटिक वाले चेंजेस जो मैंने बोले थे हुए हैं। रियर बम्पर हो गया, फ्रंट बम्पर को थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिया गया है, फॉग लाइट हो गई, फ्रंट का ग्रिल हो गया आपका। इंटीरियर में भी वही चीज़ें हैं, लेआउट वगैरह एग्जैक्ट सेम है, कलर कॉम्बिनेशन भी लगभग वैसा ही है। बस टेक्सचर का थोड़ा सा डैशबोर्ड में, सीट वगैरह पे हल्का सा चेंज किया गया है। एसी के जो स्विचेस होते हैं वो विक्टोरिस में जो आते हैं सेम वो वाले स्विचेस उठा लिए गए हैं, बट बाकी के स्विचेस विंडोज़ के हो गए और बाकी वाले सेम रखे गए। तो साफ सीधी बात, गाड़ी 90% अभी भी पहले जैसी ही दिखती है, चाहे अंदर से हो या बाहर से हो। किसी भी तरह का कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे लुक्स को लेके अंदर बाहर से नहीं देखने को मिलेगा नई फेसलिफ्ट ब्रेजा में आपको। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि नई फेसलिफ्ट वाली ब्रेजा में क्या कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जो पॉजिटिव वाले बदलाव हैं। 5 ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो जो सबसे पहला चेंज हुआ है, पॉजिटिव चेंज फेसलिफ्ट ब्रेजा में, वो है एक नया इंजन ऐड किया गया है। देखिए, पहले बहुत र्यूमर्स आ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन आएगा, जैसे कि ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस में आता है। मैंने पुराने वीडियो में ये बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और एग्जैक्टली वैसा हुआ है। कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन यहाँ पे नहीं है ब्रेजा के अंदर। मैं पहले बता देता हूँ आपको। जो पहले इकलौता इंजन आया करता था 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड माइल्ड हाइब्रिड के साथ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं, माइल्ड हाइब्रिड वाला, वो सेम इंजन कंटिन्यू रहेगा पेट्रोल में। सीएनजी में भी पहले वही आता था, अभी भी सीएनजी में वही आएगा, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड। बट यहाँ पे एक 3 सिलेंडर 1 लीटर का एक टर्बो इंजन ऐड किया गया जिसे मारुति सुजुकी बूस्टर जेट करके नाम दे रहा है। वो टर्बो इंजन ऐसा नहीं है कि नया है, हम पहले उस इंजन को फ्रॉन्क्स के अंदर पहले ही देख चुके हैं। बट उस इंजन को ब्रेजा में डालने के लिए क्या किया गया है, थोड़ा सा रीट्यूनिंग की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए ब्रेजा क्या है, थोड़ी बड़ी साइज़ की गाड़ी है। वेट भी उसका फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में 200-250 kg ज़्यादा है, इसलिए पावर लैग फील ना हो, इसलिए यहाँ पे उसको जो है थोड़ा सा रीट्यून किया गया उसकी पावर वगैरह बढ़ाने के लिए। अब अगर इस टर्बो वाले इंजन की 1 लीटर टर्बो इंजन की पावर को हम कंपेयर करें 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड से, तो यहाँ पे 1.5 लीटर वाला जो इंजन है नेचुरल एस्पिरेटेड, उसमें आपको 102 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलता है। जबकि ये जो 1 लीटर टर्बो इंजन है उसमें 109 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आपको मिलेगा। देखिए, आगे वेरिएंट वाइज प्राइस वगैरह क्या रखा गया है या क्लेम्ड माइलेज क्या रखे गए हैं सीएनजी के, क्या हैं सीएनजी वाले के, टर्बो वाले के, नेचुरल एस्पिरेटेड के, वो मैं लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव इस नई ब्रेजा में आपको देखने को मिलेगा वो है सीएनजी टैंक का अंडर बॉडी प्लेसमेंट। पहले क्या होता था, सीएनजी टैंक जो था वो आपका बूट में डाला जाता था, जिसकी वजह से बूट स्पेस आपकी ख़राब हो जाती थी। अगर आपको लंबे सफ़र पे जाना है, ज़्यादा सामान रखना है, तो आपको कैरियर वगैरह लगाना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंडर द बॉडी सीएनजी टैंक प्लेस कर दिया गया है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ऐसा होगा। ये सेम चीज़ हमने देखी थी नई विक्टोरिस जो लॉन्च हुई थी उसमें, और अब ये ब्रेजा में भी इस तरह से किया गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट आपको बूट से कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करना पड़ेगा, इवन अगर आप सीएनजी वाला वेरिएंट ले रहे हो तो। एक चीज़ बता दूं कि ये सीएनजी वाला वेरिएंट आपको सिर्फ 1.5 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है उसमें ही मिलेगा सीएनजी। आपको सीएनजी जो है बूस्टर जेट वाले 1 लीटर टर्बो में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है नई वाली ब्रेजा के अंदर, वो हुआ है गियर बॉक्स को लेके।
देखिए जो पहले मैनुअल गियर बॉक्स आया करता था वो 5 स्पीड यानी 5 गियर्स वाला आया करता था, लेकिन अब 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दे दिया गया है नई वाली ब्रेजा के अंदर, जो कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दोनों इंजन, चाहे 1 लीटर आप बूस्टर जेट लो, टर्बो वाला लो, या 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, दोनों में ही आपको मैनुअल के अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। अब यहाँ पे जो चौथा बड़ा अपडेट, पॉजिटिव अपडेट किया गया है वो ये है कि गाड़ी में किसी तरह का एडास तो नहीं आया, पर यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर दे दिए गए हैं आपको जो आपकी गाड़ी के ड्राइविंग में या मैन्यूवरिंग में थोड़ा सा आपको ईज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सेफ एग्जिट वार्निंग, फ्रंट में पार्किंग सेंसर 4 आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के कुछ फीचर ऐड किए गए हैं जो आपकी ड्राइविंग को थोड़ा सा ईजी बनाएंगे। अब यहाँ पे जो पांचवा बड़ा चेंज हुआ है इस गाड़ी में वो ये है कि जो एक लोगों का डाउट रहता था ना मारुति सुजुकी को लेके कि अनसेफ गाड़ियाँ रहती हैं, हालांकि ये गाड़ी तो पहले भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आया करती थी, पर अब ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर कर चुकी है भारत एनकैप में। फॉर अडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों के लिए 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आ गई है ये गाड़ी। और इसके साथ ही बेस वेरिएंट से ही आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि 6 एयर बैग हो गया, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी लॉक हो गया, उसके बाद आपका ABS, ABD, ESP, हिल होल्ड जैसे फीचर आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएंगे। और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ हुआ क्या है ना, जो एक सेफ्टी का टैग लेके टाटा नेक्सॉन इस सेगमेंट में बैठा था, सेफेस्ट कार वाला, वो टैग अब टाटा नेक्सॉन से कहीं ना कहीं चला जाएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा सेफ कार लेना प्रेफर करते थे, नहीं मुझे तो बहुत सेफ कार चाहिए, वो अब मारुति सुजुकी को या इस सेगमेंट में ब्रेजा को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो यही कुछ 5 बड़े पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं नई फेसलिफ्ट वाली ब्रेजा में, जो मैंने आपको अभी बताई। इसके अलावा भी देखिए छोटे मोटे कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए जो टच स्क्रीन डिस्प्ले आया करता था पहले, वो पहले 9 इंच का आता था, अब उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, 10.2 इंच का हो गया है। रिजोल्यूशन और उसका जो UI है वो भी थोड़ा सा बेटर कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है उसको। इसी के साथ फ्रंट की दोनों सीट अब वेंटिलेटेड यानी वेंटिलेशन वाले फीचर के साथ आएंगी। एम्बियंट लाइटिंग ऐड की गई है जिसमें आपको अराउंड कुछ 60+ कलर्स अवेलेबल रहेंगे। वायरलेस चार्जिंग पहले भी आता था, अभी भी आएगा, बट अब जो वायरलेस चार्जिंग का पैड है वो कूलिंग वाले फीचर के साथ दे दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या कुछ बड़े बदलाव, पॉजिटिव बदलाव नई वाली ब्रेजा में हुए हैं। अब मैं फोकस करता हूँ उन चीज़ों पे जो कमियाँ मुझे दिखती हैं गाड़ी के अंदर या जो कमियाँ रह गई हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्पेयर व्हील जो आया करता था, 5th व्हील स्टेपनी जिसको हम कहते हैं, उसको गाड़ी में हटा दिया गया है, नई फेसलिफ्ट वाली ब्रेजा में हटा दिया गया है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा जो है नेगेटिव लगता है। उसके जगह पे एक पंचर रिपेयर किट दिया गया है। टायर फट जाएगा तो पंचर रिपेयर किट लेके हम क्या ही करेंगे, मुझे तो नहीं पता। और देखिए एक और चीज़ मुझे क्या लगता है ना कि ठीक है CNG टैंक को आपने बूट से हटा के अंडर द बॉडी उसको प्लेस किया है, मे बी वहाँ पे कुछ स्पेस मैनेजमेंट का इशू हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने CNG वाले से हटा दिया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट पेट्रोल वाले वेरिएंट से आपने क्यों हटा दिया? पेट्रोल में तो आपने अंदर CNG टैंक वगैरह का भी कोई इशू नहीं था। तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि शायद मारुति सुजुकी कॉस्ट कटिंग कर रहा है। पहले हमने देखा विक्टोरिस में भी हटा दिया गया था, अब यहाँ पे ब्रेजा में भी हटा दिया गया है। कहीं अब नई आने वाली बलेनो में भी मारुति ऐसा ना करे, फिर ग्रैंड विटारा और धीरे धीरे करके अपनी पूरी गाड़ियों के लाइनअप से स्पेयर व्हील को हटा दे। तो ये बहुत बड़ा निगेटिव लगता है और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेयर व्हील कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, एक्सेसरीज नहीं है, बहुत ज़रूरत की चीज़ है और इसको रखना चाहिए था। अब जो दूसरा निगेटिव मुझे लगता है वो थोड़ा सा इलॉजिकल वाली चीज़ मुझे लगती है, जो कि थोड़ा सा स्पेयर व्हील से ही जुड़ा हुआ है। देखिए आपने ठीक है टायर हटा दिया, आपने व्हील हटा दिया, एक टायर और व्हील हटाने से आपको कितनी ज़्यादा स्पेस खाली हो गई होगी। तो आपको करना क्या चाहिए था, बूट स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था। 328 लीटर का बूट स्पेस आता है, उसको आप थोड़ा सा भी बढ़ा के 340-345 लीटर तक ईजिली कर सकते थे। पर यहाँ पे उन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया है, वो जो व्हील हटाया उसके जगह पे ट्रे लगा दिया और उस ट्रे के ऊपर छोटा सा इनका जो पंचर रिपेयर किट है, उसके बाद जो जैक है, हज़ार ट्रायंगल जो होता है वो लगा दिया। तो मतलब स्पेस मैनेजमेंट और प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ में ना मारुति बहुत बेहतरीन काम किया करता था। पर पता नहीं किसने ये डिज़ाइनिंग की है ना, इसके ऊपर मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करूँगा मारुति सुजुकी को। एक तो वो व्हील हटा के आपने गलती की, हटाई तो उसकी जो स्पेस बची उसको आपने यूटिलाइज़ भी नहीं किया कि एटलीस्ट बूट स्पेस आप थोड़ा सा इसकी बढ़ा देते, क्योंकि कॉम्पिटिटर में जो गाड़ियाँ हैं उनकी बूट स्पेस 350-360 लीटर के आसपास की हैं, तो आपने वो भी नहीं किया। अब यहाँ पे जो तीसरा निगेटिव है वो भी मुझे बहुत ही फ़नी, बहुत ही लॉजिकल लगता है कि मतलब अगर आपको सपोज़ कि आपको ब्रेजा ही लेनी है इस सेगमेंट में फॉर एनी रीज़न, मुझे मारुति सुजुकी पे ट्रस्ट है और मैं ब्रेजा लेना चाहता हूँ, बट मुझे ऑटोमेटिक में लेनी है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड ही आपको लेना पड़ेगा।
क्योंकि जो 1 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टर जेट इंजन है उसके अंदर कोई भी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड नहीं किया गया है, जबकि ये सेम इंजन फ्रॉन्क्स में आता है, वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आता है। मतलब जो एक कैटेगरी नीचे की गाड़ी है उसमें वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक के साथ आता है, पर ब्रेजा में नहीं आता। सीएनजी अगर आपको लेना है तो सीएनजी में भी जो 2-3 वेरिएंट आते हैं किसी में भी ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो क्या इलॉजिकल वाली चीज़ है, उसकी चॉइस नहीं हो सकती कि मैं सीएनजी भी ले लूँ और ऑटोमेटिक भी ले लूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये मारुति सुजुकी जो प्रैक्टिकलिटी में, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा था कस्टमर्स को रीड करने में, उसका ये किस डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब अब जो चौथा नेगेटिव है यहाँ पे वो ये है कि कॉम्पिटिटर की बाकी कोई भी गाड़ी आप उठा लो, चाहे आप Hyundai वेन्यू हो, टाटा नेक्सॉन हो, या फिर महिंद्रा 3XO हो, किया सोनेट हो, कोई भी गाड़ी, हर एक गाड़ी में ADAS लेवल 2 आता है। और इस गाड़ी में अभी तक ADAS लेवल 2 छोड़िए, ADAS लेवल 1 भी नहीं दिया गया है। तो वो एक कमी लगती है मुझे कि अब एटलीस्ट ADAS इस गाड़ी में देना चाहिए था। एटलीस्ट कुछ फीचर तो, जैसे कि लेन कीप असिस्ट हो गए या एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ADAS लेवल 1 वगैरह, तो आप इजीली दे सकते थे। मिनिमम उतना देना चाहिए था इस गाड़ी में एटलीस्ट। अब यहाँ पे जो पांचवा नेगेटिव मुझे लगता है वो देखिए, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि लुक्स वगैरह डिज़ाइन को लेके कोई मेजर अपग्रेड चेंज, मेजर क्या कुछ माइनर भी नहीं किया गया है, सिर्फ लीपा पोती इधर उधर स्टिकरिंग वगैरह की गई है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, चलिए बाहर से कैसा है, गाड़ी बॉक्सी दिखती है, मस्कुलर दिखती है, बहुत लोगों को लुक पसंद है, मुझे भी बॉक्सी और मस्कुलर लुक अच्छा लगता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि चलिए आपने बाहर से एक्सटीरियर चेंजेस नहीं किए, दैट्स ओके। बट मुझे अब ऐसा लगता है ना कि ये गाड़ी 9-10 साल 11 साल से आ रही है और इसका इंटीरियर ऑलमोस्ट पहले जैसा ही दिख रहा है, लेआउट वगैरह सारी चीज़ें, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन आपने थोड़े इधर उधर किए हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक बिल्कुल ही फ्रेश इंटीरियर देने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जितनी गाड़ियाँ हैं ना उनका इंटीरियर अब ब्रेजा से तो फार बेटर दिखने लगा है। तो इंटीरियर पूरी तरह से अपग्रेड यहाँ पे किया जाना चाहिए था। चाहे तो आप एक्सटीरियर से छेड़ाछाड़ी नहीं करते, वो सही रहता, बट इंटीरियर तो आपको फ्रेश लुक देना चाहिए था। तो देखिए फेसलिफ्ट वाली ब्रेजा में क्या कुछ पॉजिटिव बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव, क्या कुछ निगेटिव वाली चीज़ें जो मुझे लगती है कि रह गई चेंज करना, वो भी मैंने आपको अभी तक वीडियो में बता दिया। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर प्राइस वगैरह क्या रखी गई है, क्लेम्ड माइलेज क्या कैसा है गाड़ी का। तो पहले प्राइस की बात करें तो जो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल वाला है उसका प्राइस है 8.3 लाख। बेस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइसेस बता रहा हूँ मैं सारे भी। तो LXI वेरिएंट का प्राइस 8.3 लाख एक्स शोरूम है। जो 1.5 लीटर पेट्रोल वाला CNG में आएगा वो 9.3 लाख एक्स शोरूम है फॉर द बेस वेरिएंट LXI। और यहाँ पे आप शॉक हो जाओगे, जो 1 लीटर टर्बोचार्ज बूस्टर जेट इंजन है वो फॉर द सेम वेरिएंट LXI 7.4 लाख है, मतलब सबसे सस्ता। अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोगों को शॉक लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रॉन्क्स में टर्बोचार्ज वाला इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड से महंगा आता है। यहाँ पे नेचुरल एस्पिरेटेड वाले से जो टर्बो वाला है वो 1 लाख रुपए सस्ता कैसे हो सकता है। तो देखिए ये मैं बताता हूँ कैसा क्यों हुआ है। देखिए जो 1.5 लीटर वाला इंजन है ना उसके ऊपर वो आता है 40% GST कैटेगरी के अंदर, तो उसके ऊपर जो है टैक्स ज़्यादा लगता है। और जो 1 लीटर छोटे साइज़ का इंजन है इसके ऊपर 18% GST लगता है। तो टैक्स बेनिफिट की वजह से हेल्प हो गई है मारुति सुजुकी को इस इंजन के ऊपर कम पैसे में रखने की, मतलब इसकी प्राइस कम रखने की जो रीज़न है वो ये है कि ये 18% टैक्स ब्रैकेट वाले में आने की वजह से इसकी प्राइस कम है। और अब बात करें माइलेज की, तो जो 1.5 लीटर पेट्रोल में CNG के साथ जो आएगा उसका माइलेज है अराउंड 27 किलोमीटर पर kg। और जो बाकी दोनों पेट्रोल इंजन है विदाउट CNG वाले, जैसे 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ और जो टर्बो वाला 1 लीटर है, उन दोनों का ही माइलेज जो है लगभग सेम है 21 kmpl। एग्जैक्ट माइलेज आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, बट अराउंड 21 kmpl ही है दोनों का भी माइलेज। अब ये जानने के बाद कि ये जो 1 लीटर बूस्टर जेट वाला इंजन है, टर्बो वाला इंजन है, पहली बात तो भाई ये ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद लगभग 1 लाख रुपए सस्ता भी है, पैसे भी 1 लाख रुपए बच रहे हैं, और इसके बाद भी माइलेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ठीक है, मैं कह रहा हूँ पर लीटर हो सकता है हाफ या 1 किलोमीटर कम भी हो, जो कि बड़ी बात नहीं है। तो आखिर अब हर कोई ये 1 लीटर वाला इंजन ही लेगा, लॉजिकली तो कोई सेंस बनता ही नहीं है 1.5 लीटर वाला इंजन लेने का। तो देखिए एक्चुअल में ये बात बहुत हद तक सही है, बट अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी रीजंस बताऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसके वजह से 1.5 लीटर भी थोड़ा सा बेटर है
वन लीटर वाले टर्बो वाले इंजन से, ऐसे कुछ रीजंस आपके सामने रखूंगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ कंपल्शन वाली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर आपको सीएनजी लेना है तो वो टर्बो में तो है नहीं, वो आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड वाले में ही है। इसके बाद जैसा मैंने पहले बताया निगेटिव में कि भाई अगर ऑटोमेटिक लेना है तो वो तो सीएनजी में नहीं रखा गया है, वो बूस्टर जेट 1 लीटर में नहीं रखा गया है, उसके लिए भी आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड लेना पड़ेगा। तो सीएनजी लेना है और ऑटोमेटिक लेना है तो आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड में ही जाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरा थोड़ा सा पॉजिटिव है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड का, वो ये है कि ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन सिर्फ ये नहीं, कोई भी गाड़ी में आप देख लीजिए तो वो थोड़े से स्मूथ रहते हैं, नॉइज़ वाइब्रेशन वगैरह नहीं रहती। वहीं पे जो टर्बो वाला इंजन है वो थोड़ा सा नॉइज़ी रहता है, जब अगर आप एक्सीलेटर पेडल को थोड़ा हार्ड प्रेस करो तो नॉइज़ जो है वो क्लियरली आपको केबिन के अंदर तक सुनाई देती है, जबकि 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड में ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं रहेगी। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा साइलेंट वेल रिफाइंड इंजन है वो। अब जो तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से 1.5 लीटर थोड़ा सा बेटर है 1 लीटर टर्बो से, वो है कि जो सर्विस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स की कम रहती है कंपेयर टू टर्बो वाले इंजन। क्योंकि देखिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स जो होते हैं उनका मैकेनिज़्म काफ़ी सिंपल होता है थोड़ा सा। अब जो टर्बो वाले इंजन होते हैं, एक तो पहली बात वहाँ पे टर्बो चार्जर लगाया गया, दूसरी बात अब उस टर्बो चार्जर को मैनेज करने के लिए एक्चुएटर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद पूरा इंटरकूलर सिस्टम लगाया जाता है, जो कि एक एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट सर्विस कॉस्ट आपकी निकाल देते हैं, स्पेशली जब गाड़ी पुरानी होने लगती है तो मेंटेनेंस सर्विस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, बट हाँ थोड़ा सा 10, 20, 15% मेंटेनेंस सर्विस का कॉस्ट आपको जो है बूस्टर जेट वाले में ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस नेचुरल एस्पिरेटेड वाला इंजन। अब यहाँ पे जो चौथी चीज़ है वो ये है कि देखिए जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है 1.5 लीटर और जो टर्बो है 1 लीटर 3 सिलेंडर, मैंने आपको बताया कि दोनों का भी क्लेम्ड माइलेज लगभग सेम ही है, 21 kmpl का माइनर सा डिफरेंस दिखा रहा है क्लेम्ड माइलेज में। बट रियलिटी में क्या होगा ना कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड वाले इंजन हैं वो थोड़े ज़्यादा इजीली आपको बेटर माइलेज डिलीवर कर सकते हैं। देखिए मेन चीज़ तो होती है ड्राइविंग बिहेवियर। अगर आपका ड्राइविंग बिहेवियर ही ख़राब है फिर तो आप 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड से भी बेकार माइलेज निकालोगे, और अच्छा ड्राइविंग बिहेवियर है तो आप टर्बो इंजन से भी अच्छा माइलेज निकालोगे। बट अगर उस चीज़ को कांस्टेंट रखा जाए ड्राइविंग बिहेवियर को, तो कहीं ना कहीं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन थोड़ा सा बेटर फ्यूल इकोनॉमी दे सकते हैं कंपेयर टू आपका बूस्टर जेट वाले। हो सकता है कि ये डिफरेंस ज़्यादा ना हो, 1-1.5 kmpl का ही माइलेज आपको बेटर मिल जाए, थोड़ा ईजिली मिल जाता है माइलेज। अब यहाँ पे जो पांचवा पॉजिटिव है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड का ओवर टर्बो वाला जो 1 लीटर वाला इंजन है उसके ऊपर, वो ये है कि देखिए यहाँ पे किसी तरह का आपको टर्बो बूस्ट नहीं मिलता, पंच नहीं मिलता टर्बो चार्ज वाले इंजन की तरह, पर पावर यहाँ पे काफ़ी लीनियर रहती है। लो रेंज, मिड रेंज, टॉप रेंज, हर जगह आपको एक सटीक पावर मिलती है, लीनियर पावर मिलती है। वहीं टर्बो में क्या होता है कि जब टर्बो आपका अच्छे से काम करता है 2000-2500 आरपीएम के ऊपर, तब तो आपको बहुत अच्छी पावर मिलती है गाड़ी में, जो कि फील होती है, आपको मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। पर 2000-2500 आरपीएम से नीचे आपको टर्बो लैग फील होता है। तो अगर आप सिटी में ही ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा चलते हैं तो फिर आपको ये टर्बो का जो मज़ा है ना वो उठाने का मौका इतना मिलेगा नहीं, और आपको टर्बो लैग फील होता रहेगा। तो देखो यार एंड के अंदर अब साफ सीधी बात, कौन सा वाला इंजन लेना ज़्यादा बेटर है, 1 लीटर बूस्टर जेट या 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड? देखो यार 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो भी इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट 1 लाख रुपए बच रहा है आपका। तो इसको देखते हुए तो लॉजिकली प्रैक्टिकली हर वे में 1 लीटर बूस्टर जेट लेना ही सही लगता है, चाहे वो पर लीटर मैं कह रहा हूँ 1-1.5 kmpl 1-1.5 किलोमीटर का कम माइलेज भी दे, स्टिल उसको लेने में ही ज़्यादा लॉजिक यहाँ पे दिखता है। अगर आप मैनुअल में ले रहे हो तो, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर आपको लेना है या फिर सीएनजी लेना है फिर तो आपको मजबूरी में 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड की तरफ ही जाना पड़ेगा। वैसे आप बताइए, आपको अगर ब्रेजा लेनी होती और बजट का कोई इशू नहीं होता तो आप कौन सा वेरिएंट लेते, 1 लीटर टर्बो वाला या 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।